अब हम चर्चा करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपके लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला वह सूत्र है जो दर्पण की फोकस दूरी का संबंध लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस के दोनों वक्रता पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के मध्य स्थापित करता है। अर्थात जो सूत्र है मैं उसको पहले बता देता हूं। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसका मतलब ये f क्या है भाई? लेंस की फोकस दूरी है। म्यू क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। r1 और r2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस लेंस मेकर फॉर्मूला के आधार पर ही जो कंपनियां हैं जो लेंस बनाने का कार्य करती हैं वो फोकस दूरी के अनुसार लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक रखती हैं। अर्थात लेंस किस पदार्थ का बनाया जाए उसको निर्धारित करते हैं तथा लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को कितना रखा जाए, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को किस प्रकार रखा जाए, किस अनुपात में रखा जाए, जिससे इच्छित फोकस दूरी का लेंस हमें प्राप्त हो जाए। तो यही इस लेंस मेकर फॉर्मूला का महत्व है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब समय बचे इसलिए इस सूत्र की जो स्थापना है मैं कागज पर स्केच पेन की सहायता से आपको स्थापित करके बताता हूं। तो देखिए इस वीडियो को ध्यान से। तो इस सूत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने एक उत्तल लेंस लिया है। अब आप जैसा देख रहे हैं ये दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। ये पृष्ठ वाल देखिए और एक ये पृष्ठ, इसका नामकरण भी हम कर देते हैं। तो ए और बी, लेंस को मैंने ए बी मान लिया है। अब दोनों पृष्ठों के जो ध्रुव है वो P1 और P2 मान लेता हूं। तो इससे अलग अलग आप देख पा रहे होंगे कि पहला पृष्ठ ए P1B और दूसरा पृष्ठ ए P2B है। अब ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये काल्पनिक रेखा जैसा आप जानते हैं ये मुख्य अक्ष रेखा है और इस पर मैं कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अर्थात एक बिंदु वस्तु O ले लेता हूं। अब इसका प्रतिबिंब बनने के लिए हमें जानते हैं जैसा कि दो किरणों की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उससे निर्गत दो किरणें लेंस से अपवर्तित हों और अपवर्तित होने के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर वास्तव में मिलती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब इस लेंस का मैं प्रकाश केंद्र भी मान लेता हूं। अब चूंकि हम प्रकाश केंद्र को सी से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर प्राय हम उसको ओ से व्यक्त करते हैं। अब चूंकि मैंने ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है इसलिए मैं प्रकाश केंद्र के लिए सी संकेत प्रयुक्त यहाँ कर रहा हूँ। तो एक जो प्रकाश किरण है मैं मान लेता हूँ कि वो सीधे प्रकाश केंद्र पर जा रही है और हम जानते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण लेंस से बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो वो मुख्य अक्ष के अनुदिश ही सीधी निकल रही है। ठीक है, एक दूसरी किरण मैं और लेता हूँ। देखिए एक दूसरी प्रकाश किरण इस पहले पृष्ठ ए P1B पर देखिए इस तरह से यहाँ टकरा रही है और इसको मैं K नाम दे देता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए आप विचार कीजिए कि यदि यह पृष्ठ ए P2B नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधी सी बात है ए P1B पृष्ठ से अपवर्तित होती। हम जानते हैं ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, चूंकि जो ये लेंस है मैं मान के चलता हूं कि इसका जो सराउंडिंग जो एरिया है उसका जो अपवर्तनांक है वो μ1 मान लेता हूं मैं। अर्थात ये विरल माध्यम में और विरल माध्यम का अपवर्तनांक में क्या मान लेता हूं μ1 और जो लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक μ2 मान लेता हूं। ठीक है भाई। तो अब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से यहां सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो हम जानते हैं वो अवलंब की ओर झुकती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर वो अवलंब की ओर झुकती है। अब आप कहेंगे अवलंब कहाँ है, तो इसके लिए मैं यहाँ इसका इस पृष्ठ का अवलंब यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए एक दो अलग चित्रों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि ये इस पृष्ठ से अवलंब की ओर झुकती हुई और इस दिशा में चली जाती। देखिए अवलंब की ओर झुकती हुई और इस दिशा में ये चली जाती और यहां आके मिल जाती और इसको मैं मान लेता हूं I1 बिंदु पर। तो इस स्थिति में पॉइंट ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब
I1 प्राप्त होता, जो कैसा होता, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता। कब, बात को ध्यान रखिए, मैं अभी क्या मान के चल रहा हूं कि यदि पृष्ठ A P2B नहीं होता उस स्थिति में, लेकिन वास्तव में क्या पृष्ठ A P2B नहीं है, तो क्या होगा भाई, प्रकाश किरण पहले पृष्ठ से मुड़ी और इस दिशा में सीधी चली गई। लेकिन आप सोचिए, ये बिंदु अगर मैं L लूं, इस बिंदु को मैं L लूं, तो आप सोचिए इस पृष्ठ के लिए ये प्रकाश किरण आपतित किरण हुई, तो ये पृष्ठ भी तो कुछ करेगा, अर्थात ये प्रकाश किरण जो KL है, KL दिशा में जो सीधी जा रही है, वो L बिंदु पर पुनः अपवर्तित होती और इस तरह आती। वास्तव में वो इस तरह से आती, तो इसका जो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो यहां बनता I। मैं दोबारा से आपको बताने का प्रयास करूं, मैंने क्या कहा, आप थोड़ा सा विचलित हो गए होंगे, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, मैंने इस लेंस को ये जो लेंस लिया था मैंने, उत्तल लेंस, इसके मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लिया था। इससे एक प्रकाश किरण को मैंने माना था कि ये प्रकाश केंद्र से होती हुई सीधी निकल रही है। दूसरी प्रकाश किरण को मैंने OK लिया था, जो पृष्ठ A P1B पर आपतित हो रही है और K बिंदु से जैसे ही टकराती है तो विरल से सघन में आने के कारण वो अवलंब की ओर झुकती हुई सीधी निकल जाती, बशर्ते पृष्ठ A P2B नहीं होता। और अगर ये नहीं होता तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता, जो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पृष्ठ A P2B तो कुछ करेगा, कुछ क्या करेगा, क्योंकि देखो ये प्रकाश किरण सीधी दिशा में जा रही है, तो जैसे ही इस पृष्ठ पर आती वैसे ही वो इस दिशा में मुड़ती। अब वो इस दिशा में कैसे मुड़ रही है, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, वास्तविक रूप में ये कैसे अपवर्तित होती हैं, इसको समझाने के लिए मैंने पहले से ही दो चित्र बनाकर रखे हैं। तो देखिए, पहले रूप में आप सोचिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास करना, तभी मेरी मेहनत सफल है। देखो, इस स्थिति में पहले मैं क्या मान रहा हूं कि पृष्ठ A P2B नहीं है। अगर ये पृष्ठ A P2B नहीं होता तो ये स्थिति होती भाई, देखो ये A P1B होता, A, ये P1 और ये क्या होता B। पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण OA आती, और चूंकि ये विरल से सघन माध्यम में, भाई लेंस के इधर विरल माध्यम में, इधर भी विरल माध्यम में, और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसका वो मैं μ2 मान ले रहा हूँ, तो सघन है वो। तो जैसे ही विरल से सघन में आती तो अवलंब की ओर झुकती हुई और I1 पर प्रतिबिंब बनाती, जैसे यहाँ बना रही है। आप देखिए, अवलंब इस पृष्ठ का जो अवलंब है, खींचने के लिए हम जानते हैं प्रकाश केंद्र से उसको मिला देते हैं। तो देखिए, ये जो पृष्ठ है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या वक्रता केंद्र है वो यहाँ होगा। तो वक्रता केंद्र को जो मैंने डॉट डॉट से मिलाया, ये इस पृष्ठ पर अवलंब का कार्य करेगा, जैसे C1, और इसको L नाम दे देता हूँ, सॉरी यहाँ L नहीं K है, और इसको मैं N दे देता हूँ। तो देखो C1KN एक अवलंब होगा। अब ये प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए थी ना इस दिशा में, है ना, पर वो सीधी नहीं गई क्योंकि विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। तो अवलंब की ओर झुकती हुई, ठीक है, अवलंब ये है ना कौन सा, C1KN, तो इसकी ओर झुकी है, देखिए, है ना, सीधी ना जाके इस दिशा में, इस दिशा में OX दिशा में ना जाके वो KI1 दिशा में गई है, अवलंब की ओर झुकती हुई इस दिशा में पहुंची है। लेकिन वास्तविक क्या स्थिति है कि पृष्ठ A P2B है और उसका L बिंदु पर पुनः अपवर्तन होगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो देखिए ये स्थिति बनी, और जो वास्तविक किरण है वो कहाँ मिल रही है, I पर। इसलिए जो वास्तव में फाइनल जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I बिंदु पर बन रहा है, अर्थात जो I प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रतिबिंब भी पॉइंट के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, ये स्थिति बनेगी भाई। देखिए, ये पृष्ठ A P2B है, तो A P2 और ये B है, ठीक है। अब इसके लिए जो I1 पहले पृष्ठ ने प्रतिबिंब बनाया था वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब देखिए उसके लिए क्या होगा, हम क्या मान के चलेंगे इसमें, देखिए KL सघन माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण है, और सघन से जैसे ही विरल में आएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। तो अब इसमें देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है ना, और इसके लिए अब इस पृष्ठ का सोचिए सेंटर ऑफ
कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस पृष्ठ का मान लेता हूँ C2 यहाँ होगा, ये C1 है। ठीक है, तो अब देखिए इसका वक्रता केंद्र मैंने यहाँ लिया है ना, इस पृष्ठ का, यही तो पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र ये है, इसको मैंने मिला दिया। तो ये जो प्रकाश किरण ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है I1, तो देखिए ये सीधी ना जाके, ये सीधी नहीं गई है इस तरह से, सीधी इस तरह से जानी चाहिए, इस दिशा में सीधी ना जाके अवलंब से दूर हट रही है, देखिए है ना, यही तो अवलंब है ये, तो अवलंब से क्या हट रही है, दूर हट रही है, और इस दिशा में आ रही है, देखिए यहाँ आ रही है। ठीक है, तो कहाँ मिल रही है भाई, I पर, तो ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर। अब इसको ढंग से मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो पहले ये ध्यान रख लेना है आपको, दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो सूत्र है एक पतले लेंस के लिए लागू है। इस कन्वेक्स को मैंने बहुत मोटा बनाया है इस लेंस को, पर वास्तविक स्थिति क्या है, ये बहुत पतला लेंस है, और पतला लेंस होने की दृष्टि में चाहे दूरियां P1 से नापिए, चाहे C से नापिए, चाहे P2 से नापिए, वो समस्त दूरियां बराबर मानी जाएंगी, क्योंकि ये इतना पतला लेंस है कि P1, P2 और C में विभेद करना मुश्किल है। आप विजुलाइज करिए कि बहुत पतला लेंस है। तो हम इस बात को कह क्यों रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं चिन्ह परपाटी क्या कहती है कि लेंस की समस्त दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती हैं। तो समस्त दूरियां कहां से नापी जाएंगी, C से। अब यहां तो C का नाम ही नहीं है, P1 और P2 से नापी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो सूत्र बताए थे वो पहले वो P1 और P2 से नाप कर बताए थे। तो समस्त दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, लेंस के प्रकाश केंद्र C से नापी जाएंगी, और आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो अब देखिए लेंस से प्रथम पृष्ठ के लिए, अब आप सोचना पहले मैं क्या ले रहा हूं, प्रथम पृष्ठ के लिए ले रहा हूं केवल। तो प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन जो हो रहा है, प्रथम पृष्ठ कौन सा, P1B से अपवर्तन के लिए फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं कि दूसरा पृष्ठ P2B है ही नहीं। क्या होगा भाई, देखिए P1O मैं कहूं, P1O क्या है, प्रथम पृष्ठ से पॉइंट ऑब्जेक्ट की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी। तो चाहे मैं CO कहूं या P1O कहूं, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, CO के। ये क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, और वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करेंगे हम, U से, और चिन्ह कैसा लगाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, फिलहाल मैं नेगेटिव चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरा, इससे प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है, तो देखिए ये तो हो गई यहां से लेके यहां तक U। अब इस पृष्ठ से यहां से लेकर, और क्योंकि इससे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I1 पर, तो I1 की सीध तक ये क्या हो गई, V1। तो देखिए P1I1, और ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, CI1 के। ठीक है, P1I1 किसके बराबर है, लगभग CI1 के, क्योंकि लेंस कैसा है, बहुत पतला है। तो ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है भाई, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी ये क्या मान लेता हूं मैं, V1। अब आपने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और एक उत्तल पृष्ठ से उसका अपवर्तन होता है, तो सूत्र कौन सा होता है, ध्यान कीजिए आप, मैं आपको बता देता हूं जैसा मैंने कल आपको समझाया था। तो देखिए एक मैं दूसरा पन्ना आपके लिए लाया हूं, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। फेसबुक के दर्शक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तब जो सूत्र आया था, तो यहां ध्यान दीजिए वो क्या आया था, μ2/b माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, जहां μ1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक था, μ2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक था, और u वही वस्तु की दूरी अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्रैक्टिव सरफेस, और v क्या था, इमेज डिस्टेंस थी। तो अब आप देखिए वही स्थिति है कि यहां
लेंस का जो सराउंडिंग मीडियम है उसका अपवर्तनांक मैंने μ1 लिया है और लेंस का जो मैंने अपवर्तनांक वो μ2 लिया है। तो अब देखिए, हाँ भाई, अब इसमें सूत्र लगाइए। तो इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए μ2 अपॉन v, और v के स्थान पर मैं क्या ले रहा हूं, v1 माइनस μ1। तो देखिए μ1 अपॉन u। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने u पे माइनस क्यों नहीं लगाया। माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो चिन्ह परपाटी के अनुसार ही ये सूत्र स्थापित हुआ था और मैंने माइनस और प्लस कल ही लगा लिए थे इस सूत्र में। आप देखिए PO वस्तु की दूरी को मैंने माइनस u लिया था और PC वक्रता त्रिज्या को r लिया था क्योंकि वो ना आपतित किरण की दिशा में थे। तो यहाँ माइनस को मैंने पहले ही ले लिया था कल, ठीक है। इसलिए मैं मूल सूत्र में इसको प्रयोग कर रहा हूं एज इट इज कल वाले सूत्र को, इसलिए माइनस नहीं लगाया है, ठीक है। अब समझ में आ। और फिर क्या लिखूं कि μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या मान ली है मैंने, r1 मान लेता हूं इसको। तो वो कैसे मानूंगा, कहां से दूरी, C1 P1, ठीक है। तो C1 P1 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोली यहाँ लिख देते हैं हम C1 P1 बराबर क्या है r वक्रता त्रिज्या। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ r1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। अब देखिए, अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात कीजिए भाई, द्वितीय पृष्ठ के लिए। और द्वितीय पृष्ठ क्या है भाई, AP2B के लिए। जैसा मैंने आपको बता ही चुका हूं, दूसरे पृष्ठ AP2B के लिए जो I1 है वो क्या है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, अर्थात P2I1 जो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, CI1 के, ठीक है। और वो क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। वस्तु भी कैसी है, द्वितीय पृष्ठ के लिए जो इमेज बन रही थी पहले पृष्ठ के द्वारा, ये आभासी वस्तु का कार्य कर रही थी, इसलिए इसको किससे व्यक्त कर रहा हूं मैं, V1 से। कंफ्यूज मत होना, वस्तु की दूरी, क्योंकि ये वही दूरी है, चाहे आप P1 से नापिए I1 को, चाहे P2 से नापिए। लेंस इतना पतला है कि P1 I1 और P2 I1 में कोई अंतर नहीं है, ये लगभग बराबर आएंगे, ये पहले ही मान लेना, क्योंकि फिजिक्स बिना मानने के नहीं चलती है। लेंस बहुत पतला है, ये मान आपको मानना ही होगा, ठीक है। अब दूसरा, इससे जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सही प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I प्रतिबिंब ये है, तो ये जो दूरी है ये क्या होगी, V। तो देखिए P2I ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके, CI, जो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और इसको मैंने क्या मान लिया है, V मान लिया है। और इसकी वक्रता त्रिज्या, और देख लीजिए भाई, इस P2 जो AP2B है, इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2। तो P2C2 वो क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। इसको भी मैं वैसे यूं कह सकता हूं CC2, ठीक है। और इसको क्या मान रहा हूं मैं, R2। तो अब सूत्र लगाइए। तो इसके लिए फिर मुझे कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, कल मैंने एक चीज और बताई थी कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेरियर मीडियम, अर्थात जब अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, किसी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से, तो जो फाइनल सूत्र आया था वो ये आया था, μ1 माइनस μ2 अपॉन r बराबर μ1 अपॉन b माइनस μ2 अपॉन u। अर्थात जब विरल और से सघन में होगा और सघन से विरल में होगा तो μ1 और μ2 के मान आपस में बदल जाते हैं, तो वही सूत्र रहेगा। तो देखिए जो ये सूत्र लगाया था, आप कंफ्यूज ना हो, μ1 के स्थान पर देखिए जैसे यहाँ है μ2 अपॉन b1 है, अर्थात सघन माध्यम में प्रतिबिंब की दूरी का भाग दे देते। तो अब विरल उल्टा मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए μ1 अपॉन v लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे μ2 अपॉन v था प्रतिबिंब की दूरी, अब μ1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है भाई, v है, माइनस
म्यू टू अपॉन यू, ठीक है, म्यू टू अपॉन यू, यू का मतलब वस्तु की दूरी, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है, v1 है। ध्यान रखना भाई, आभासी वस्तु की दूरी v1 बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और इस AP2B पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2। ये समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप ध्यान से देखिए भाई, मैं दूसरा स्केच बदल लेता हूं जिससे आपको समझ में आती रहे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, और मैं यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा भाई, बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ेगा। तो देखिए मैं सभी को एक साथ लिख देता हूं, चलो बाद में, म्यू टू अपॉन v1 माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन v माइनस म्यू टू अपॉन v1 बराबर, देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r1। अब समीकरण 2 पर आ जाइए, प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन R2, जोड़ दिया भाई। अब देखिए कुछ इसमें कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ देखना भाई, म्यू टू अपॉन v1 प्लस का है और म्यू टू अपॉन v1 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, अब देखना भाई, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो म्यू वन अपॉन v माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर, देखना भाई, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, चलो ऐसे ही लिख देता हूं मैं अगर कॉमन लूं म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहां से क्या बचेगा भाई, 1 अपॉन R1। अब यहां देखिए, यहां क्या है, म्यू वन माइनस म्यू टू, और मैंने कॉमन क्या लिया है, म्यू टू माइनस म्यू वन। तो ये इसको इस रूप में बनाने के लिए अगर मैं यहां माइनस कॉमन लेता तो ये बन जाता है ना म्यू टू माइनस म्यू वन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहां मैं म्यू वन कॉमन निकाल लेता हूं, आप बहुत सावधानी से इस सूत्र की स्थापना करेंगे। मैं यहां म्यू वन कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ से म्यू वन को हटा दीजिए ना, तो यहाँ से अगर मैं म्यू वन को हटाऊंगा तो म्यू वन का भाग इधर की संख्याओं में लग जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे म्यू वन इसके नीचे आ जाएगा, और कोष्टक में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए भाई, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, इसमें भाग दे दीजिए ना, तो देखिए म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन में म्यू वन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये क्या है, देखिए म्यू टू अपॉन म्यू वन, स्नेल का नियम ध्यान आ गया ना। ये क्या है भाई, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। और माध्यम 1 मैंने क्या लिया है, विरल माध्यम लिया है यहाँ इस सूत्र में, और लेंस प्राय कांच के बने होते हैं, तो म्यू टू क्या है, कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, ठीक है, तो क्या हो, उसको मैं म्यू मान लेता हूं, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या ले रहा हूं, म्यू। तो ध्यान रखना, तो इस सूत्र को कैसे लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये समीकरण 3। ध्यान रखना, ये म्यू क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। माध्यम 1 क्या है, वह माध्यम है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस रखा हुआ है, क्योंकि लेंस इस समय कहाँ रखा हुआ है, हवा में, तो हवा का अपवर्तनांक जो प्राय हम 1 ले लेते हैं। अगर ये लेंस पानी में होता तो पानी का अपवर्तनांक यहाँ लिखा जाता है, ऊपर कांच का अपवर्तनांक लिखा जाता है। इस बात को ध्यान दे लेना आप।
अब देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, आप भी जानते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं आपसे कहूंगा कैमरामैन से भाई कि इसको दिखाएं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ लिया था, इस पृष्ठ के समीप लिया था। अब थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अनंत पर होता। आप जानते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। आप जानते हैं, याद आ गई ना परिभाषा, कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। तो अनंत पर वस्तु होगी तभी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो हम जानते हैं अगर कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। तो आप अब इसी तथ्य का उपयोग यहां करेंगे कि यदि, चलो लाल से लिख देता हूं क्योंकि तथ्य अलग है, आपको भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, कि यदि वस्तु अनंत पर होती, यदि वस्तु अनंत पर होती तो u बराबर क्या लिखता मैं, अनंत। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहां बनता, फोकस पर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती, फोकस की दूरी। तो v बराबर क्या होता, f। बात आई क्या, समझ में नहीं आई भाई? देखिए मैं चलो बना के बता देता हूं। ये लेंस होता, जैसे ये मेरा उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रकाश केंद्र, चलो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं क्योंकि अनंत से किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो ये कहां से होकर गुजरेंगी, एफ से होकर। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पर बन रहा है। तो v अर्थात प्रतिबिंब की दूरी क्या है, यही तो होती, यहां से लेके और यहां तक, तो ये v होती प्रतिबिंब की दूरी। और वैसे भी प्रकाश केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो यही तो फोकस दूरी है, यही प्रतिबिंब की दूरी है। तो v बराबर क्या हो जाता, f हो जाता। तो इसी तत्व का उपयोग यहां कीजिए कि जब u बराबर अनंत तो b बराबर f। तो लिखिए भाई 1/v की जगह क्या लिखूं, f। तो 1/f माइनस 1/u, u की जगह क्या लिखूं, अनंत। 1/u और 1/u की जगह क्या लिख रहा हूं, अनंत, बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम जानते हैं 1 अनंत बराबर क्या होता है, 0 होता है। जानते हैं ना 1/0 बराबर क्या होता है, इनडिटरमिनेट, अनंत। अनंत कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है अनिर्धार्य, जिसको हम निर्धारित ना कर सके जिसका मान। तो आप देखिए 1/अनंत, तो अनंत को यहां ले जाइए, तो 1/अनंत, अनंत यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगी। तो 1/अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये क्या रह जाएगा केवल कि 1/f बराबर रह जाएगा म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। और यही जो सूत्र आया है, बोलिए क्या कहलाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यही वो संबंध है जिसकी हम इतनी देर से एक चीज आपको और बताता चलूं कि लेंस मेकर फॉर्मूले के आधार पर जो लेंस की फोकस दूरी आई है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी दो बातों पर निर्भर करती है, म्यू अर्थात लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। अब किस तरह से निर्भर करती है उसको हम देखते हैं। कि पहले बात करें हम जैसे मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, चलिए कि पहली बात करते हैं हम अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक पर निर्भरता। तो देखिए लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक म्यू है वो उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें लेंस रखा होता है। अब साधारणतः हम लेंस को कहाँ रखा हुआ मानते हैं, वायु में रखा हुआ मानते हैं, ठीक है, और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। लेकिन यदि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है, जैसे द्रव में रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैं अभी न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा इसके तुरंत बाद। तो जहां आपको पता लगेगा कि लेंस को यदि पानी में रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यदि लेंस को ऐसे पदार्थ में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो,
तो लेंस की फोकस दूरी उस द्रव में डुबोने पर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि लेंस को ऐसे पदार्थ में डुबो दिया जाए या ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो आप इस सूत्र को देखिए, तब उस स्थिति में क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, अर्थात यदि μ1 का मान ज्यादा है, तो या तो μ1 का मान कम है, क्योंकि हम जानते हैं कांच का बना होता है लेंस, तो 1.5 μ2 हो जाएगा, और μ1 क्या है, हवा, तो 1.5 में 1 का भाग देंगे और उससे 1 घटाएंगे। तो लेकिन आप देखिए यदि μ2 का मान कम हो, अर्थात लेंस का जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक कम हो और उसका जो माध्यम है जिसमें हम लेंस को रख रहे हैं, ऐसे द्रव में रख रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ अर्थात कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, तो ये चीज ऋणात्मक आएगी। आप सोचिए ये क्या चीज आएगी, ऋणात्मक, क्योंकि ज्यादा का भाग देंगे तो कम आएगी और उसको 1 से घटाएंगे तो ऋणात्मक बचेगा, और ऋणात्मक आएगा तो फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और फोकस दूरी अगर नेगेटिव होगी तो उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका मतलब उस स्थिति में उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। ध्यान रखें, यदि ऐसे पदार्थ में डुबोया जाए लेंस को जिसकी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात लेंस उत्तल है तो उत्तल की तरह ही व्यवहार करता है। लेकिन यदि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर उसको डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। सोचिए यदि ऐसे पदार्थ में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो आप सोचिए यहाँ μ2 और μ1 बराबर हो जाएं, अगर μ2 और μ1 बराबर हो जाएं तो ये 1 आएगा, 1 माइनस 1 अर्थात 0, तो उस समय सूत्र क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 0 हो जाएगा, 1/f बराबर 0, तो इससे f क्या आ जाएगी, अनंत। अर्थात यदि लेंस को ऐसे पदार्थ में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उसकी फोकस दूरी अनंत होगी और वो उस समय हम जानते हैं कैसा कार्य करेगा, एक समतल दर्पण पट्टिका की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं नंबर 2 कि यह वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर करता है। तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, ठीक है, अब सूत्र अभी आपने देखा था कि फोकस दूरी के सूत्र में क्या है भाई, 1/f बराबर μ माइनस 1, तो म्यू तो क्या है, लेंस के पदार्थ पर निर्भरता हो गई। अब 1/r1 माइनस 1/r2, अर्थात लेंस जिन दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना है उनकी वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करता है। अब हम जानते हैं कि लेंस यदि द्वय उत्तल है, बाई कन्वेक्स है, तो r1 का मान धनात्मक और r2 का मान ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उत्तल लेंस ऐसा होता है। अब ये जो वक्र पृष्ठ है, आप सोचिए ये जो वक्र पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा, और ये क्या है, आपतितकरण की दिशा है, बाएं से दाएं आपतितकरण की दिशा है, इसलिए जो r1 है ये प्रथम पृष्ठ, अभी मैंने बताया ना AP1B, तो इसका ये C1 है, ये P1 है, तो ये जो दूरी होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, तो ये r1 क्या है, पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन इधर के पृष्ठ की सोचिए, ये जो पृष्ठ बन रहा है इधर का, अर्थात इधर जो बनेगा इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और ये क्या है, पोल से इसको लिया जाएगा, तो इधर चलेंगे, दाएं से बाएं तरफ चलेंगे, तो ये जो r2 है ये कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव। तो ध्यान रखना कि द्वय उत्तल के लिए r1 कैसी होती है, पॉजिटिव, और r2 क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर यदि लेंस आपका अवतल है तो अवतल की संरचना देखिए, अवतल की ऐसी संरचना होती है, तो अपने आप देखिए ये प्रथम पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इधर, इधर की साइड, तो देखिए ये बाएं तरफ चल रहे हैं दाएं से, तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, और इस दूसरे पृष्ठ की क्या होगी, पॉजिटिव, ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रखना अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए हम क्या लेंगे भाई, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है r1 नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अर्थात प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को नेगेटिव ऋणात्मक लेंगे और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 को पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखना ये किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, लेकिन सामान्यतः हम ऐसे लेंसों का प्रयोग कर रहे हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। अब
चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल करके बता देता हूं, मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो अवश्य देखिए, तभी आपके ये पूरा मामला समझ में आएगा। हाँ तो देखिए, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल ले लेता हूं। इस जो सूत्र मैंने अभी बताया था लेंस मेकर फॉर्मूला, उस पर आधारित। तो पहला प्रश्न देखिए, कांच के एक द्वय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए, सबसे पहले हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है भाई, कि जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखिए। तो देखिए, द्वय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं, लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेस, अर्थात दो वक्र पृष्ठों का संयोजन होता है लेंस। तो अब एक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की 30 सेंटीमीटर। आप चित्र के आधार पर देखिए, जैसे अभी मैंने ये सूत्र बताया था तो ये है। अब देखिए, इसमें जो पृष्ठ दूसरा है AP2B, इसकी वक्रता त्रिज्या मुझे नेगेटिव माननी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, C2P2 है। अब ये क्या है, P2 से C2 तक आना पड़ेगा, अर्थात इस तरह से वक्रता केंद्र तक आना पड़ेगा। तो वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसलिए उसको नेगेटिव माना जाएगा। जबकि प्रथम पृष्ठ जो AP1B है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो P1C1 है, अर्थात वो आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, उत्तल लेंस की जो प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है R1, वो हमेशा पॉजिटिव लें। तो R1 बराबर है 20 सेंटीमीटर, और R2 हमेशा नेगेटिव लें, उसको -30 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। और लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात लेंस जिस सराउंडिंग मीडियम में है, ठीक है, उसके सापेक्ष लेंस का जो अपवर्तनांक है, अर्थात म्यू, और इसमें लेंस कहाँ है, हवा में है, तो म्यू किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5। हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी लेंस मेकर फॉर्मूला में आपने देखा था कि 1/f बराबर किसके था, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखिए, 1/f बराबर म्यू के स्थान पर मैं 1.5 लिख देता हूँ, -1, इसी तरह 1/R1 के स्थान पर 20, माइनस 1/R2, तो 1/-30। तो देखिए, ये हो जाएगा 1/f बराबर, ये 0.5 शेष रह जाएगा, ठीक है, ये 0.5 से और -1 चला जाएगा। तो यहाँ आप इसको सरल कर लीजिए, इसका जो LCM है वो 60 में ले लेता हूँ। तो देखिए, ये 3 और ये +2, मैं आप सोच रहे होंगे प्लस कैसे लिख दिया, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो 1/f बराबर 0.5 इंटू 5/60, ठीक है, और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/120। अब आप कह रहे होंगे 5/120 क्योंकि पॉइंट मैंने हटा दिया है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 120/5। अब इतना तो आप जानते हैं, इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं तो ये व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा, और 24 पंजे 120, अर्थात उस लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए, दूसरा प्रश्न, 15 सेंटीमीटर दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस की पानी में डुबोने पर प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 और पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। इसका मतलब अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि हवा में तो एक लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अब उसको यदि पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी में वृद्धि होगी या फोकस दूरी में कमी होगी। तो अब हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो इस सवाल में दिया हुआ क्या है, पहले उसको लिख देते हैं। तो हल दिया है, दिया हुआ क्या है, हवा में फोकस दूरी अर्थात FA बराबर 15 सेंटीमीटर। जब लेंस हवा में स्थित है तब उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब पानी में डुबोने पर अर्थात FW फोकस दूरी इन वाटर, ठीक है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि निकालना है मुझे। अब देखिए, अपवर्तनांक दिया गया है कांच का, अपवर्तनांक दिया गया है कितना, μg बराबर 3/2, और इसी तरह μw वो दिया गया है 4/3। अब देखिए भाई, जब लेंस हवा में है तो हवा में लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र अभी हमने निकाला था, लेंस
मेकर फॉर्मूला से वो क्या था 1/f, तो 1/f के स्थान पर मैं 1/fa लिख देता हूँ बराबर म्यू माइनस 1। ठीक है, ये था ना, तो म्यू जी था। अब उसको सूत्र को मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये सूत्र था कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये म्यू मैंने माना था, किसके स्थान पर माना था, म्यू टू माइनस म्यू वन, और म्यू टू अपॉन म्यू वन के स्थान पर। तो म्यू टू बटे म्यू वन क्या था, म्यू टू था लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बटे म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम ऑफ लेंस, अर्थात लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक बटे में लिखना है। तो अब देखिए पहले हम क्या मान के चल रहे हैं भाई कि लेंस कहाँ रखा हुआ है, हवा में। इसका मतलब म्यू जी अपॉन म्यू ए लिखना पड़ेगा -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब मैंने, आप कहेंगे सर सूत्र में तो आपने नहीं लिखा था। अरे म्यू ए अर्थात हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, हम 1 लिखते हैं क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 1.00 बार 0 करके और 3 होता है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इस लेंस को कहाँ डुबो रहे हैं हम, पानी में। तो पानी में ये सूत्र बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/fa के स्थान पर FW लिख देता हूं, है ना, फोकल लेंथ इन वाटर बराबर क्या होगा, लेंस ही है पर अब वो हवा में नहीं है, अब सराउंडिंग मीडियम, लेंस जिस माध्यम से घिरा हुआ है अब हवा नहीं है, अब क्या है, पानी है। तो म्यू डब्ल्यू लिखा जाएगा -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्यों नहीं बदली, क्योंकि लेंस को हवा में रखिए चाहे पानी में डुबोइए, वक्रता पृष्ठों की वक्रता जो त्रिज्याएं वो तो समान ही रहेंगी। तो समीकरण ये 2 हो गया। अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं तो देखिए 1/fa और इसका भाग दे रहे हैं हम समीकरण 2 का, तो FW ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे बराबर। तो देखिए ये म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 1/r1 माइनस 1/r2 बटे, ठीक है, समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये स्थिति आई। तो अब मैं देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें 1 ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब देखिए सूत्र बन के क्या आ जाएगा, FW/FA बराबर, अब इसमें मान भी साथ साथ रखते जाइए, तो रख दीजिए ना, म्यू जी कितना है 3/2 -1। अब आप कहेंगे सर म्यू ए का मान तो लिखा ही नहीं, अरे अभी तो बताया था अपवर्तनांक हवा का कितना होता है 1, तो 3/2 के नीचे में 1 और लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। बटे यहाँ देखिए म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो देखिए म्यू जी का मान क्या है 3/2 और बटे म्यू डब्ल्यू लिखूं मैं, म्यू डब्ल्यू का मान दिया गया है 4/3, तो बटे 4/3 लिखूं तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा -1। तो इसको सरल कर दीजिए भाई, 3/2 से 1 गया तो 1/2 बचेगा, ये 9/8 9/8 से 1 जाएगा तो 1/8 शेष होंगे। अब इसमें मान रख दीजिए, FW का मान पता नहीं है, निकालना है। FA फोकल लेंथ इन एयर वो कितनी है 15 है, तो बराबर 1/2 इंटू ये 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बटे 1, तो ये 2 चौका 8। तो देखिए FW बराबर यहाँ से कितनी हो गई 15 चौका 60 सेंटीमीटर। अतः क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ 1.5 दिया गया है, द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है भाई, लेंस जब हवा में रखा हुआ है तो FA बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और द्रव में डुबोने पर अर्थात फोकस दूरी कहाँ, लिक्विड में 120 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू जी कितना दिया है 1.5, मुझे क्या निकालना है म्यू डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू लग गया है क्योंकि अभी पानी वाला हमने किया था, तो म्यू एल अर्थात अपवर्तनांक किसका, जिस लिक्विड का, हाँ ठीक है,
तो म्यू एल मुझे निकालना है। अब सूत्र अभी आपने देखे थे, उसी सूत्र को मैं लिख देता हूं। तो देखिए जो सूत्र आया था वो ये आया था, ठीक है। तो क्या सूत्र आया था भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया था, तो आप W के स्थान पर L लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या सूत्र आ जाएगा भाई, अब इसी को लिख देता हूं। समीकरण इसी तरह लिखेंगे आप, समीकरण 1 समीकरण 2 और फिर समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन एफ ए बराबर, ये क्या आ जाएगा भाई, म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1, ठीक है, बटे म्यू जी अपॉन म्यू एल, W के स्थान पर L लिख दिया है और माइनस 1। अब इसमें मान रख दीजिए भाई। तो देखिए एफ एल अर्थात फोकस दूरी द्रव में डुबोने पर वो कितनी है, 120 है, तो 120 बटे एफ ए फोकस दूरी हवा में बटे 30 बराबर म्यू जी वो कितना है, इस प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में कितना दिया गया है, 1.5, तो 1.5 माइनस 1 बटे म्यू ए, म्यू मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 1.5 के नीचे में 1 लिखता, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है 1, बटे म्यू जी 1.5 बटे म्यू एल की पता नहीं है तो ये ज्ञात ही करना है, तो म्यू एल और फिर माइनस 1। अब इसको सरल करना है मुझे, तो भाई ये तो पता ही लग गया आपको, 4 है तो 4 बटे 1 बराबर ये कितना हो गया 0.5, ठीक है, बटे इसको सरल कर लीजिए। तो देखिए 1.5 माइनस म्यू एल और बटे म्यू एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बात आई ना समझ में, म्यू एल अगर एलसीएम लिया जाए तो 1.5 माइनस म्यू एल बटे म्यू एल, और उस म्यू एल को मैंने कहाँ लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है। अब देखिए इसको सरल कीजिए, ठीक है, तो सरल करेंगे तो देखिए 4 का गुणा इसमें कीजिए बच गुणा करने पर, तो 4 गुणा 1.5 तो ये हो जाएंगे 6 माइनस 4 म्यू 2 बराबर, हाँ सॉरी म्यू टी जब हाँ म्यू एल है और ये 0.5 म्यू 2। तो देखिए पक्षांतरण कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो देखिए -4 म्यू एल माइनस 0.5 म्यू एल बराबर ये 6 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 6। अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 4.5 म्यू एल बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 4.5। तो इसको सरल कर लेंगे भाई, म्यू एल बराबर 60 बटे 45, तो 4 बटे 3, अर्थात उस ध्रुव का जिसमें लेंस को डुबोया गया है उसका अपवर्तनांक 4 बटे 3 है। और हम जानते हैं 4 बटे 3 किसका अपवर्तनांक है, ये किसका है, पानी का है, अर्थात लेंस को पानी में डूबा गया था।